हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को असमी सर का नमस्कार। आज एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिनका मौर्यों के लिए पृष्ठभूमि अति आवश्यक है। ये जनपद राज्य जिनको बोलते हैं 16 महाजनपद, जनपद राज्य तथा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ध्यान रखेंगे कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लोहे का व्यापक प्रयोग मिलता है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से इन जनपद राज्यों की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी और बुद्ध काल में 16 महाजनपदों का उल्लेख पाते हैं, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। तो इनके बाद का इतिहास, इन 16 महाजनपदों के अंतर्गत आपसी संघर्षों का इतिहास रहा है और अंततः मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा और सबको विजित करके इसका उत्कर्ष हुआ था। तो बाद का जो इतिहास है वह मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का इतिहास है। थोड़ा सा प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी महाजनपदों से संबंधित उनकी राजधानियां पूछी जाती है, तो आपको थोड़ा सा हिंट करेंगे कि 16 महाजनपद कौन थे। जैसे एक आपको फॉर्मूला दे हुए हैं KAMV काम भी स्क्वायर K पर 4 A पर 3 और M पर 3 B पर स्क्वायर SGPC यानी कि श्रीमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत हम 16 महाजनपदों को, तो काशी अब जानते हैं कि वरुणा और रसी के मध्य स्थित वाराणसी इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। यही के शासक प्रसेनजीत थे और एक महत्वपूर्ण सृष्टि अनाथपिंडा का उल्लेख आता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षामास 21 वर्षामास इसी कौशल में राजा प्रसेनजीत के दरबार में व्यतीत किया था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ध्यान रखेंगे कि आधुनिक मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का क्षेत्र कुरु था। कंबोज की राजधानी राजपुर और हाटक है। ध्यान रखेंगे कि कंबोज वर्तमान के पाकिस्तान का हजारा एवं राजौरी है और यह क्षेत्र घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में यहाँ के लोगों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है। वार्ता शस्त्रोपजीवी यानी कि जिनका निर्वहन पशुपालन, कृषि, व्यापार और शस्त्र पर होता था। नेक्स्ट है अंग की राजधानी चंपा थी और इसी अंग को विजित करके बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को यहाँ का गवर्नर बनाया था और कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने चरण पादुका पहनने की अनुमति इसी महाजनपद से दी थी। नेक्स्ट अस्मक एकमात्र दक्षिण भारत का क्षेत्र है। ध्यान रखेंगे कि अस्मक इन महाजनपदों में एकमात्र जनपद है जो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में गोदावरी तट पर रहा, जिसकी राजधानी थी पोतन या पोटली। नेक्स्ट अवंती की 2 राजधानियां थी, उज्जैनी और महिष्मती। इन दोनों के बीच बेतुवती नदी बहती थी और यहाँ के प्रसिद्ध शासक चंडप्रद्योत थे, जिनको ऑपरेट करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। जब पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे तो जीवक ने ही उनको जीवन दान दिया था
यहाँ के शासक थे चंडप्रदोत। और यद्यपि बिंबिसार और चंडप्रदोत में लड़ाई भी हो चुकी थी। नेक्स्ट मगध की राजधानी राजगृह थी। नेक्स्ट मत्स्य विराटनगर वर्तमान का जयपुर है। ये मल्ल की दो राजधानियां थी, एक कुशीनारा और दूसरा पावा। सभी लोग जानते होंगे कि कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु हुई थी और पावा में महावीर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट बजिसंघ। ध्यान रखेंगे कि बजिसंघ कई गणराज्यों का संघ था। इसमें 8 गणराज्य थे जिसकी राजधानी वैशाली थी। बस की राजधानी कौशाम्बी कहा जाता है कि इंद्रप्रस्थ राजधानी हस्तिनापुर को नष्ट होने पर निचक्षु ने राजधानी कौशाम्बी बनाई थी। और इस समय बुद्ध के काल में यहाँ के प्रसिद्ध शासक उदयन थे। पौरववंशी शासक उदयन के एक प्रेम कहानी है जिसको भास ने अपनी कृति स्वप्नवासव दत्ता में उल्लेख किया है। स्वप्नवासव दत्ता कहा जाता है कि वासव दत्ता चंडप्रदोत अंध शासक चंडप्रदोत की पुत्री थी। वह बीड़ा स्वप्नवासव दत्ता के अनुसार जो कहानी गढ़ी गई है कि चंडप्रदोत की पुत्री वासव दत्ता बीड़ा सीखना चाहती थी और उस समय उदयन से अच्छा बीड़ा वादक कोई नहीं था। अंत कहा जाता है कि प्रदोत ने एक अफवाह फैला दी कि उसके राज्य में शेर आ गए हैं। कहा जाता है कि उनके बीड़ा को सुनकर जानवर भी सुनने लगते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में स्वप्नवासव दत्ता को अंततः उदयन को बंदी बना लिया जाता है छल से और स्वप्नवासव दत्ता को उनको बजाने सिखाने के लिए कि बीड़ा कैसे बजाया जाएगा उनको ले गया है, जहां पर एक पर्दे की आड़ में बैठाया गया था। और कहा जाता है कि जब गलती हुई तो उदयन ने पर्दा हटा दिया तो देखा था कि एक सुंदर लड़की है, तो वासव दत्ता को लेकर जंगल में चले गए थे। ये स्वप्नवासव दत्ता की कहानी मिलती है थोड़ी सी। नेक्स्ट साम्राज्य है, जनपद है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। ध्यान रखेंगे कि मथुरा को राजधानी ये सूरसेन जो नाम पड़ा है वह शत्रुघ्न के पुत्र सूरसेन के नाम पर पड़ा है। तो शत्रुघ्न ने अपने पुत्र सूरसेन के नाम पर इसको बसाया था। नेक्स्ट पांचाल आधुनिक रोहेलखंड, बरेली तथा बदाऊं का क्षेत्र है जिसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। अहिछन्न जिसका तदम बरेली और काम्पिल जिसका तदम आपके फर्रुखाबाद से स्थापित किया गया है। गंधार ये पाकिस्तान में एक और वर्तमान के पाकिस्तान में गंधार प्रांत था, गंधार जनपद था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। कहा जाता है कि भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट चेरी ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है जहां की राजधानी सुक्तिमती या सुतवती थी और यहीं के शासक शिशुपाल हुआ करते थे जिसका कृष्ण ने वध किया था। अब हम पढ़ते हैं कि इन जनपद राज्यों के आपसी संघर्षों के बाद मगध एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा और मगध का इतिहास भारत का इतिहास बन गया। हम पढ़ते हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण। ध्यान रखेंगे कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण भौगोलिक भी था, क्योंकि यह क्षेत्र तांबा और लोहा का अपार भंडार था। यहाँ की राजधानी मीन्स मगध की राजधानी राजगृह है, 5 पहाड़ियों से सुरक्षित थी, सामरिक दृष्टिकोण से काफी सुरक्षित थी। इसके अलावा यहाँ पर गंगा और सोन के मीन्स गंगा घाटी में स्थित होने के कारण उपजाऊपन भी अधिक था, उचित परिवहन व्यवस्था भी थी। और एक बड़ी बात है कि यह मगध ये आर्यन संस्कृति में था, अर्थात आर्यों की जो नीतियां थी वो इस पर लागू नहीं हो रही थी। तो आर्य संस्कृति थी और सबसे इंपॉर्टेंट युग राजवंशों का उदय था। और मगध का
का प्रथम ज्ञात जो वंश है हर्यक वंश है। 544 से 412 बीसी। इसको इतिहास में पितृहंता वंश भी कहा गया है, क्योंकि सभी के पुत्रों ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की, इसलिए इसको इतिहास में पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था, प्रथम ज्ञात शासक मगध का बिंबिसार, किंतु वास्तविक संस्थापक भी था और इसने अंग विजय करके अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का गवर्नर नियुक्त किया था। कई राजघरानों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति सुदृढ़ कर गया था, किंतु अपने पुत्र अजातशत्रु के द्वारा मारा गया। अजातशत्रु ने अपने नाना प्रसेनजीत को भी हरा दिया, क्योंकि बिंबिसार के मरने के बाद जो काशी दहेज में दी गई थी बिंबिसार ने प्रसेनजीत ने वापस कर लिया था। परिणाम हुआ अजातशत्रु ने उसको हरा करके काशी भी प्राप्त किया और उनकी पुत्री वाजिराज से भी विवाह किया। और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही अजातशत्रु की ये बलिसंघ की विजय। अपने मंत्री बस्कार की सहायता से उन्होंने बज्जियों में फूट डाल दिया और बलिसंघ पर अधिकार कर लिया। कहा जाता है उसने कहा था कि मैं बज्जियों को उखाड़ फेंकूंगा, और उखाड़ दिया। बुद्ध के मरने के बाद जो प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी उसको अजातशत्रु ने ही किया था, किंतु ये भी अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया। लेकिन एक प्रमुख उपलब्धि ये थी कि वर्तमान के गंगा और सोन पर स्थित पटना या पाटलिपुत्र राजधानी इसी उदय ने बनाई थी। इसके कमजोर उत्तराधिकारी थे अनिरुद्ध, मुंड तथा नागदर्शक या दर्शक। अंतिम शासक नागदर्श की हत्या करके उसके ब्राह्मण मंत्री शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की निकाली तथा कुछ राज्यों को वत्स वगैरह को जीत करके उसे दूसरी राजधानी वैशाली बनाई। इन्हीं के पुत्र काकवर्ण के समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और इनके उत्तराधिकारी नंदवर्धन या महानंदी को हत्या करके महापद्मनंद ने नंद वंश की नींव डाली थी। ध्यान रखेंगे कि नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद एकमात्र शासक था जिसने एक राज की उपाधि धारण किया, बिंद पार क्षेत्र फैलाया और प्राचीन इतिहास में नहर बनाने वाला प्रथम शासक महापद्मनंद था, जिसका प्रमाण हमें हाथी गुम्फा खारवेल शासक मीन्स खारवेल के हाथी गुम्फा लेख से प्राप्त होता है। इसे उग्रसेन भी कहा गया है। ये परशुराम का दूसरा अवतार तथा क्षत्रियों को नाश करने का सर्वक्षत्रांतक भी कहा गया है। कहा जाता है कि इस वंश में 8 शासक हुए। अंतिम शासक धनंद शक्तिशाली था किंतु अत्याचारी था, सिकंदर का समकालीन था और उससे चाणक्य अपमानित होकर चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इस काम कर दिया और नवीन वंश मौर्य वंश की नींव डाली। ध्यान रखेंगे कि इसका अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि कुछ राजतंत्र थे तो कुछ गणतंत्र भी थे, डेमोक्रेसी भी थी। जैसे 10 गणराज्यों का उल्लेख आता है। कपिल वस्तु के साथ कुशीनारा के मल, केशपुत के कलाम, पावा के मल, रामग्राम के कोलिय, मिथिला के दे, वैशाली के लिच्छवी, अलकप के बुली, सुमस्मार के भग और पिपलीवन के मौर्य। इन 10 गणराज्यों को भी मिलाने को आता है, तो ध्यान रखेंगे। इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा और इस वीडियो को समाप्त करके हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तब तक के लिए धन्यवाद।